डाटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की केस स्टडीज़ को जो है डिस्कस करेंगे। और उसमें हम जो केस स्टडीज़ देखेंगे क्लासिकल नेटवर्क्स हैं कुछ जिसमें लीनेट 5 है, एलेक्सनेट है और वीजीजी है। ठीक है, इसके अलावा हम रेजनेट जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है इसको भी डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को देखा कि वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से उसमें जो है किस तरह की लेयर्स होती हैं और कैसे हम लेयर्स को कंबाइन करके एक कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है वो डेवलप करते हैं। जो केस स्टडीज़ हैं जो प्रपोज़ हुई हैं हिस्टोरिकली या रिसेंट टाइम्स के अंदर, उनको देखने का मकसद ये है कि ये देखा जाए कि इस तरह के जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वो सक्सेसफुल रहे हैं। इस तरह के आर्किटेक्चर्स जो हैं वो पॉपुलर हैं। और अगर आप लोगों ने एक इमेज क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसमें एक्जिस्टिंग आर्किटेक्चर्स जो हैं उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और इसमें 2 काम आप कर सकते हैं, या तो आप एक्जिस्टिंग आर्किटेक्चर्स जो हैं उनको यूज़ करके अपना ट्रेनिंग डाटा जो है उस पे ट्रेन करवा लें। या इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो ट्रांसफ़र लर्निंग का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, ट्रांसफ़र लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका ये उसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन अ सेंस के कुछ लेयर्स जो हैं, जो पहले से ट्रेन्ड हैं ऑन इमेज क्लासिफिकेशन टास्क, उन लेयर्स को ट्रेन ना करवाया जाए और लास्ट जो लेयर है या सेकंड लास्ट लेयर है, सिर्फ़ उन लेयर्स को जो है वो फाइन ट्यून किया जाए। तो ये पर्पज़ है ये केस स्टडीज़ देखने का। हम आज जो है ये 4 केस स्टडीज़ जो हैं ये देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लीनेट 5 है, देन एलेक्सनेट है, देन वीजीजी है और फाइनली हम रेज़नेट जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद लीनेट जो है ये 1998 में प्रपोज़ हुआ था ये आर्किटेक्चर। और ये काफ़ी हद तक मिलता-जुलता है जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का आर्किटेक्चर देखा था, उससे काफ़ी ये मिलता-जुलता है। बेसिकली वो भी इंस्पायर्ड था लीनेट 5 से। तो इसमें जो हमारी इनपुट इमेज है, लेट्स से हमारी कोई इमेज हैंड डिजिट रिकॉग्निशन का लेट्स से टास्क है, जिसमें हमारे पास एक ही चैनल है, ठीक है? और 32 बाय 32 की जो है हमारे पास इमेज है, ठीक है? इस आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली सबसे पहले इमेज के ऊपर जो है वो 5 बाय 5 का फ़िल्टर अप्लाई किया गया था यूज़िंग स्ट्राइड 1, ठीक है? उसके बाद उस पे जो वॉल्यूम आता है दैट इज़ 28 बाय 28 बाय 6, ठीक है? और उसके बाद फर्दर उस पे जो है वो एवरेज पूलिंग जो है इस पेपर के ऑथर ने जो है वो अप्लाई की थी। आजकल जो है वो एवरेज पूलिंग की बजाय मैक्स पूलिंग जो है वो प्रेफ़र की जाती है। तो एवरेज पूलिंग इन्होंने अप्लाई की थी उसमें जो फ़िल्टर का साइज़ था दैट वाज़ 2 और जो स्ट्राइड था दैट वाज़ आल्सो इक्वल टू 2। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वॉल्यूम आया डेफ़िनेटली, क्योंकि जब हम एवरेज पूलिंग अप्लाई करते हैं तो साइज़ जो है डायमेंशंस का हाफ़ हो जाता है, ठीक है? तो 28 बाय 28 बाय 6 से जो अगला वॉल्यूम है वो 14 बाय 14 बाय 6 का जो है हमारे पास आ गया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उसपे जो है 5 बाय 5 का दोबारा से कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन जो है उसपे परफ़ॉर्म किया यूज़िंग 16 फ़िल्टर्स, ठीक है? तो 5 बाय 5 का जो ऑपरेशन है वो परफ़ॉर्म किया और स्ट्राइड जो है उसका 1 रखा। और वो जब 14 बाय 14 बाय 6 पे अप्लाई किया तो जो वॉल्यूम आया दैट वाज़ ऑफ साइज़ 10 बाय 10 बाय 16, ठीक है? इसके बाद जो है दोबारा एवरेज पूलिंग जो है उन्होंने अप्लाई की, जिसमें जो फ़िल्टर साइज़ था वो 2 था और स्ट्राइड जो था वो 2 था, जिसने जो वॉल्यूम है उसका साइज़ जो है वो हाफ़ कर दिया इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट 2 डायमेंशंस। तो वो 10-10 जो है वो 5-5 हो गया और 16 जो चैनल्स हैं या फ़िल्टर्स हैं वो एज़ इट इज़ यहाँ पे आ गए। इसके बाद जो है इन्होंने एक फुली कनेक्टेड लेयर्स जो है वो यूज़ की, ठीक है? डेंसली कनेक्टेड लेयर और इसमें 120 जो हैं वो न्यूरॉन्स यूज़ किए, ठीक है? इसके बाद एक और फुली कनेक्टेड लेयर जो है वो यूज़ की, जिसमें 84 न्यूरॉन्स जो हैं वो यूज़ किए गए। और उसके बाद जो है एक क्लासिफायर जो है वो उन्होंने यूज़ किया डिजिट्स की क्लासिफिकेशन के लिए, हैंड रिटन डिजिट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि आजकल जो है वो एवरेज पूलिंग की बजाय प्रेफ़र किया जाता है मैक्स पूलिंग को, क्योंकि वो बेहतर रिज़ल्ट्स देती है। दूसरा जो लास्ट पे इन्होंने एक क्लासिफ़ायर यूज़ किया था उसकी बजाय
आजकल जो है वो प्रेफ़र किया जाता है कि सॉफ्टमैक्स लेयर जो है एंड पे यूज़ की जाए, जो कि अगर मल्टी क्लास क्लासिफ़िकेशन आपकी प्रॉब्लम है, तो उसको जो है वो सॉल्व कर सकती है। तो ये बेसिकली लीनेट 5 जो है आर्किटेक्चर है कंप्लीट, ठीक है? इसमें अराउंड 60,000 जो है वो पैरामीटर्स हैं टोटल इन टोटल, ठीक है? तो ये 1998 में प्रपोज़ किया गया था और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो और आर्किटेक्चर आए, जो कि काफ़ी बेहतर थे, जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। हम उनको वन बाय वन देखते हैं अब। एलेक्सनेट जो है दैट वाज़ प्रपोज़्ड इन 2012, ठीक है? ये पेपर है, नीचे पेपर का रेफ़रेंस है, इमेजनेट क्लासिफिकेशन विद डीप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है? 2012 में ये जो आर्किटेक्चर है ये प्रपोज़ किया गया एलेक्सनेट के नाम से। इसमें जो आपकी इनपुट इमेज है, कलर इमेज है, जो कि 3 चैनल्स इमेजेस नॉर्मली होती हैं हमारी कलर इमेजेस हमारे पास। उसी इमेजेस पे उन्हीं कलर इमेजेस पे ये एज़ इनपुट उसको लेता है ये आर्किटेक्चर। इस पे जो है वो 11 बाय 11 का फ़िल्टर जो है और विद स्ट्राइड 4 वो अप्लाई किया गया यूज़िंग 96 फ़िल्टर्स, ठीक है? तो इसका जो आउटपुट वॉल्यूम आ गया दैट इज़ 55 बाय 55 बाय 96। इसके बाद इस पे मैक्स पूलिंग जो है वो अप्लाई की गई। मैक्स पूलिंग जो थी उसमें 3/3 का फ़िल्टर यूज़ किया गया विद स्ट्राइड 2, ठीक है? और इस पे जो फिर जो वॉल्यूम आ गया हमारे पास दैट वाज़ ऑफ साइज़ 27 बाय 27 बाय 96। नेक्स्ट जो है इस पे 5 बाय 5 का कन्वोल्यूशन अप्लाई किया गया सेम, यानी कि उसमें पैडिंग यूज़ की गई, ठीक है? तो जो इनपुट था, जब हमने पैडिंग यूज़ की तो जो इनपुट था 27 बाय 27 का, वही आउटपुट आ रहा है 27 बाय 27 का। लेकिन अब यहाँ पे 256 जो फ़िल्टर्स हैं वो यूज़ किए गए। तो अब आउटपुट के अंदर जो थर्ड डायमेंशन है दैट इज़ ऑफ 256। नेक्स्ट जो है इस पे मैक्स पूलिंग अप्लाई की गई विद 3 बाय 3 फ़िल्टर साइज़ एंड स्ट्राइड ऑफ 2। तो ये जो वॉल्यूम आया इस प्रोसेस के बाद दैट इज़ 13 बाय 13 बाय 256। इसके बाद जो है इस पे फिर एक सेम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है अप्लाई किया गया यूजिंग 384 फिल्टर्स। तो इसका जो आउटपुट आ गया दैट इज़ 13 बाय 13 बाय 384। तो 13 बाय 13 ये क्यों रहा? क्योंकि सेम कन्वोल्यूशन जो है वो अप्लाई किया गया है। जो इनपुट की डायमेंशंस थी वही आउटपुट की डायमेंशंस हैं, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ फिल्टर्स अब 384 अप्लाई किए गए हैं, इसलिए इसकी जो डायमेंशन है दैट इज़ 13 बाय 13 बाय 384। नेक्स्ट पे जो है वो 3 बाय 3 का जो फ़िल्टर है वो अप्लाई किया गया कन्वोल्यूशन दैट और वो भी सेम। इसने जो है हमें वैल्यू दी 13, जो वॉल्यूम का साइज़ दिया दैट वाज़ 13 बाय 13 बाय 384। अगेन 3 बाय 3 का जो है इस पे फ़िल्टर अप्लाई किया गया और 256 फ़िल्टर्स जो हैं वो यूज़ किए गए। तो इसका जो आउटपुट था दैट वाज़ 13 बाय 13 बाय 256। इसके बाद जो है वो मैक्स पूल की लेयर आ गई। मैक्स पूल के अंदर 3 बाय 3 का जो है वो फ़िल्टर यूज़ किया गया और स्ट्राइड का जो साइज़ है वो 2 है, ठीक है? तो इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम का साइज़ आ गया दैट इज़ 6 बाय 6 बाय 256। ये जो 6 बाय 6 बाय 256 है ये बनते हैं टोटल 9216 टोटल वैल्यूज़ बनती हैं, ठीक है? तो ये जो वैल्यूज़ हैं अब 9216 ये फुली कनेक्टेड लेयर को इनपुट के तौर पे दी गई और फिर अगली एक और फुली कनेक्टेड लेयर जो है ईच ऑफ साइज़ 4096 न्यूरॉन्स हैं लास्ट वाली दोनों न्यूरॉन्स के अंदर। और फाइनली जो है वो सॉफ्ट मैक्स लेयर है जिसमें 1000 क्लासेस के लिए जो है ये डेवलप किया गया था, क्योंकि जिस डेटा सेट पे इसको यूज़ किया जा रहा था उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो थी वो 1000 थी। तो इसलिए सॉफ्ट मैक्स की जो लेयर है उसमें 1000 जो है वो सॉफ्ट मैक्स की लेयर का जो साइज़ है वो 1000 होगा। अब ये जो एलेक्सनेट का आर्किटेक्चर है, ये भी ऑल्दो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये लीनेट आर्किटेक्चर से मिलता-जुलता है। यानी कि डिफरेंट जो है वो कन्वोल्यूशन की लेयर है, उसके बाद पूलिंग की लेयर है, इसी तरह से वन और मोर फिर अगेन कन्वोल्यूशन की लेयर है, फिर उसके बाद पूलिंग लेयर है। लेकिन इसमें काफ़ी इसका साइज़ जो है अगर हम कंपेयर करें लीनेट से तो काफ़ी बड़ा है।
और इसी तरह से इसमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आपने देखा कि लीनेट के अंदर 60,000 पैरामीटर्स थे, तो ये जो एलेक्स नेट है इसमें 60 मिलियन पैरामीटर्स हैं और काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो रही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसने जो है वो प्रोड्यूस किया। इसी तरह से जो दूसरी इसमें इनोवेशन थी, जो डिफरेंट एस्पेक्ट था फ्रॉम प्रीवियस वर्क, वो इसमें रेलू जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो यूज़ किया गया था। ठीक है? इससे पहले रेलू इतना पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं था। लेकिन एलेक्स नेट के अंदर रेलो का जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो यूज़ किया गया, जिसकी वजह से रेलो का फंक्शन भी जो है, एक्टिवेशन फंक्शन, वो भी काफ़ी जो है उसको पॉपुलैरिटी मिली। इसके अलावा एलेक्स नेट जो है उसमें डिफरेंट जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि मल्टीपल जीपीयूज़ जो थे उनको यूज़ किया गया। इससे पहले सीपीयूज़ पे या जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उस पे जो है आप इसको ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करते थे। जीपीयूज़ का यूज़ पहले, इससे पहले जो था ज़्यादा नहीं था अ, डीप नेटवर्क्स को ट्रेन करवाने के लिए। लेकिन इसमें जो है वो मल्टीपल जीपीयूज़ के ऊपर इसको ट्रेनिंग करवाने के लिए स्पेसिफिकली कोडिंग इस तरह से की गई कि मल्टीपल जीपीयूज़ के ऊपर जो है वो पैरेलल इसको ट्रेन करवाया जा सके। तो ये बेसिकली एलेक्स नेट जो है एलेक्स नेट का जो है ये आर्किटेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है जी वीजीजी 16। वीजीजी 16 जो आर्किटेक्चर प्रपोज किया गया दैट वाज प्रपोज्ड इन 2015। ठीक है? और इसमें ये बेसिकली जिस पेपर में प्रपोज किया गया था दैट इज़ वेरी डीप कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स फॉर लार्ज स्केल इमेज रिकॉग्निशन। इसमें ख़ासियत ये है कि इससे पहले जो डीप लर्निंग के कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स के जो आर्किटेक्चर प्रपोज किए गए, उसमें डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स एक्चुअली जो हैं कहना चाहिए, हाइपर पैरामीटर्स डिफरेंट जो हैं वो यूज़ किए गए। नंबर ऑफ फ़िल्टर का साइज़ या स्ट्राइड का साइज़, सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट यूज़ की गई। लेकिन बीजीजी 16 के अंदर जो है आइडिया मेन ये था कि क्यों ना एक ही तरह का कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन 3 बाई 3 का अप्लाई किया जाए और 3 बाई 3 का जो है वो फ़िल्टर अप्लाई किया जाए, स्ट्राइड का साइज़ जो है वो 1 रखा जाए सारी की सारी लेयर्स के अंदर, ठीक है? और पैडिंग जो है वो सेम रखी जाए, ठीक है? सेम का ये मतलब है कि जो इनपुट का साइज़ होगा वॉल्यूम का पहली 2 डायमेंशंस का वही आउटपुट का भी होगा। और मैक्स पूलिंग जो है वो भी 2 बाई 2 का रखा जाए उसका साइज़ और उसका स्ट्राइड जो है वो 2 रखा जाए उसका साइज़, ठीक है? तो इस तरह से ये बड़ा सिंप्लीफाई हो गया कि सारी की सारी लेयर्स जो हैं उस पे जो कन्वोल्यूशन और सारे के सारे हाइपर पैरामीटर्स की ये जो वैल्यू हम खुद से सेट करते हैं, वो सेम ही वैल्यू जो है वो सारे के सारे सब जगहों पे सेम वैल्यू जो है वो यूज़ की जाएगी। अब इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम कलर इमेज विद 3 चैनल्स, ठीक है? इसमें कन्वोल्यूशन जो है सबसे पहले अप्लाई किया इन्होंने 2 कन्वोल्यूशन लेयर्स अप्लाई किए, ठीक है? यहाँ पे मैं 2 अलग-अलग कन्वोल्यूशंस स्पेसिफाई करने की बजाय इकट्ठे मैंने मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख दिया है, यानी कि 2 कन्वोल्यूशंस जो हैं इस पे अप्लाई हुए। 64 दोनों में फ़िल्टर्स थे, तो ये 224 बाय 64 इसका जो है वो आउटपुट आ गया। 2 कन्वोल्यूशन 64 के अप्लाई करने के बाद, ठीक है? और ये 224 से 220 224 बाय 224 से 224 बाय 224 क्यों रहा? क्योंकि हम सेम जो है इसमें यूज़ कर रहे हैं कन्वोल्यूशन, यानी कि पैडिंग हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, जिसकी वजह से सेम जो है साइज़ रहा, लेकिन क्योंकि फ़िल्टर 64 यूज़ हुए हैं, अब 2 दफ़ा कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन हुआ है, तो जो आउटपुट है वो 224 बाय 64 जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट जो है इसमें पूलिंग लेयर जो है वो अप्लाई की गई। पूलिंग लेयर के बाद जो आउटपुट है वो 112 बाय 64 का आ गया। उसके बाद इस पे 2 और कन्वोल्यूशन लेयर्स जो हैं वो अप्लाई की गई ऑफ 128, ठीक है? 128 फ़िल्टर्स जो हैं एक्चुअली इसमें यूज़ किए गए। तो इसका जो आउटपुट था दैट इज़ 112 बाय 128। इसके बाद एक और पूलिंग लेयर इसमें ऐड की गई जिसमें 56 बाय 128 जो है उसके वॉल्यूम का साइज़ आ गया। इसके बाद जो है 3 कन्वोल्यूशन की लेयर्स 256 फ़िल्टर्स ईच जो हैं वो अप्लाई की गई। जिसके बाद जो आउटपुट है, आउटपुट वॉल्यूम आ गया 56 बाय 256। इसी तरह से पूलिंग लेयर अप्लाई की गई। पूलिंग लेयर में जो है आउटपुट आ गया 28 बाय 256।
इसके बाद जो है वो 3 कन्वोल्यूशन लेयर्स आ गई, जिसमें हर लेयर के अंदर जो है वो 512 जो है वो फ़िल्टर्स अप्लाई किए गए। तो आउटपुट जो है आ गया 28 बाय 28 बाय 512। इसके बाद फिर पूलिंग लेयर अप्लाई की गई, 14 14 टू 512 आ गया, और उसके बाद फिर 3 कन्वोल्यूशन लेयर्स, देन अ पूलिंग लेयर, देन फुली कनेक्टेड लेयर, ठीक है? और इसमें 4096 न्यूरॉन्स थे, देन अगेन अ फुली कनेक्टेड लेयर, और देन जो है वो सॉफ्ट मैक्स जो है वो लास्ट वाली लेयर के अंदर सॉफ्ट मैक्स आ गया, जिसमें 100 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है? तो ये जो VGG16 है, इसमें एक्चुअली 16 लेयर्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, ठीक है? और ये 16 लेयर्स जो हैं ये इसमें सेम नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन में फ़िल्टर साइज़ जो है, स्ट्राइड जो है वो सेम, और पैडिंग जो है सेम पैडिंग यूज़ हुई, और मैक्स पूल जो है वो 2 बाय 2 का फ़िल्टर उसमें यूज़ हुआ, और स्ट्राइड साइज़ जो था उसका 2 था। तो इसमें एक चीज़ जो है काबिल गौर वो ये है कि नॉर्मली जो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स के अंदर अ, एक ट्रेंड फ़ॉलो होता है, वो ये है कि जैसे-जैसे आप ज़्यादा डीप जाते जाते हैं नेटवर्क के अंदर, वैसे-वैसे नंबर ऑफ जो जो फर्स्ट 2 हैं वैल्यूज़, वो उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है कंसिडरेबली। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 112 112, फिर 56 56, फिर 28 28, और फिर 14 14, 7 7, और जबकि जो फ़िल्टर्स हैं या चैनल्स हैं, उनका साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है, 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, ठीक है? तो इस तरह से, और एंड पे जो है वो उसी तरह से फुली कनेक्टेड लेयर्स जो है वो आपकी आ गई। ये VGG16 जो है, इसमें 16 लेयर्स हैं टोटल, और इसी का इसमें 138 मिलियन पैरामीटर्स जो हैं वो हैं। जैसे कि आपने देखा पिछला जो आर्किटेक्चर हमने देखा वहाँ पे 60 मिलियन थे। यहाँ पे 138 मिलियन पैरामीटर्स हैं VGG16 के अंदर, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू प्रीवियस आर्किटेक्चर्स। इसी का एक वेरिएंट जो है वो VGG19 भी है, जिसमें 19 लेयर्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो ये VGG16 का बेसिकली आर्किटेक्चर था। यहाँ पे अब जब 16 या 19 लेयर्स तक आ गए, तो वहाँ पे वही प्रॉब्लम जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की, वो प्रॉब्लम जो है वो सरफेस होने लगी। तो इससे ज़्यादा लेयर्स पे जब इससे ज़्यादा लेयर्स जो हैं वो डेवलप की गई, इससे ज़्यादा लेयर्स बनाई गई एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर आर्किटेक्चर में, तो उसमें ये देखा गया कि जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग पे ही एरर जो है वो कम होने की बजाय दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है? उसके लिए जो है वो एक रेसिडुअल नेटवर्क्स जो हैं, वो प्रपोज़ किए गए। रेसिडुअल नेटवर्क्स जो हैं, या रेज़नेट जिसे इन शॉर्ट कहते हैं, उसके अंदर क्या आइडिया है बेसिकली, उसके अंदर एक रेसिडुअल ब्लॉक जो है वो यूज़ होता है। रेसिडुअल ब्लॉक जो है वो इस एग्ज़ाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक नेटवर्क के अंदर 2 लेयर्स हैं, ठीक है? और पहली लेयर के अंदर AL जो है एक्टिवेशन आ रही है एज़ इनपुट, और दूसरी लेयर के अंदर जो है वो AL+1 जो है वो इनपुट आ रहा है, और उसका जो आउटपुट है दैट इज़ AL+2, ठीक है? तो ये एक्टिवेशंस हैं जो कि पहले नेटवर्क में आ रहा है, और उसकी एक्टिवेशन से AL+1 आ रहा है और AL+2 आ रहा है। अब ये जो रेज़िडुअल ब्लॉक है, इसको भी हमने रेज़िडुअल ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं किया, ये हमारी सिंपल 2 लेयर्स हैं। और इन 2 लेयर्स के अंदर क्या हो रहा है कि AL जो है उसकी बेस पे कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है, जिस पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है, रेलू लेट्स से, और उसके वजह से हमारे पास जो आउटपुट आ जाता है वो AL+1 आ जाता है। AL+1 जो है वो आगे फिर एक लीनियर कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है, और उस पे फिर एक्टिवेशन फंक्शन रेलू जो है लेट्स से अप्लाई होता है, और उस पे जो है हमारे पास आउटपुट जो है वो AL+2 जो है वो आ जाता है। अगली एक्टिवेशन जो है हमारे पास आ जाती है। इनको हम अगर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें, तो ये भी आप इससे अच्छी तरह से इन इक्वेशंस का आपको आइडिया है कि पहले जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसमें उस लेयर के जो वेट्स हैं और प्रीवियस एक्टिवेशन वो मल्टीप्लाई होती हैं, और उसमें बायस ऐड होती है, और उसके बाद उस पे एक्टिवेशन जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अप्लाई हो जाता है, और इसी तरह से अगली लेयर में भी इसी तरह से होगा। अब रेज़िडुअल ब्लॉक के अंदर क्या होता है, रेज़िडुअल ब्लॉक के अंदर एक्चुअली हम शॉर्टकट्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि जो एक पहले पाथ आ रहा है, मेन पाथ, उस पाथ को स्किप करके
एक शॉर्टकट जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं, जो पिछली एक्टिवेशन से अगली लेयर को स्किप करके उससे आगे जो है अगले लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है? इसे हम कहते हैं शॉर्टकट या स्किप कनेक्शंस। ठीक है? तो ये रेज़िडुअल नेटवर्क्स के अंदर जो एक रेज़िडुअल ब्लॉक होता है, उसकी ये ख़ासियत होती है कि उसके अंदर जो पिछले एक्टिवेशन जो है, वो एक लेयर को स्किप करके अगली लेयर के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ ऐड हो जाती है। तो ये जो स्किप कनेक्शन है, अगर इसको ऊपर हम डिफाइन करें तो ये कुछ इस तरह से जो है ये डिफाइन इसको हम ये कर सकते हैं। विजुअली हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसका नेट इफेक्ट जो है वो क्या आएगा? इसका नेट इफेक्ट ये आएगा कि ए एल प्लस टू जो है वो कैसे कंप्यूट होगा? वो इस तरह से कंप्यूट होगा अब कि इसमें जी एल प्लस टू तो पहले ही कंप्यूट हो रहा था, ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन जो बन रहा था। अब उसमें ए एल जो है वो भी ऐड हो जाएगा, उसके बाद उस पर जो है वो एक्टिवेशन अप्लाई होगी। ठीक है। रेजिडियल नेटवर्क जो है इसी आइडिया पे बेस करते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात इसकी ये है रेजिडियल नेटवर्क की, और ये बहुत पावरफुल है। रेजिडियल नेटवर्क्स जो हैं वो 50 लेयर्स, 100 लेयर्स, 150 लेयर्स के भी जो हैं वो आर्किटेक्चर्स डेवलप किए गए हैं। तो इसमें प्लेन नेटवर्क अगर है, अगर रेजिडुअल नेटवर्क नहीं है, जैसे ऊपर मैंने ये बनाया हुआ है, तो ये प्लेन नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ट्रेनिंग एरर जैसे-जैसे नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाएँ, तो एरर कम होता जाए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि एरर एक खास लेवल के बाद जब हम नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाते हैं, तो एरर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एरर ज़्यादा रहता है, एरर कम नहीं होता। तो अगर ट्रेनिंग डेटा पे ही कम नहीं होगा एरर, तो फिर हम वैलिडेशन सेट पे जाके कैसे इवैल्यूएट करेंगे? क्योंकि हम पहले डेफ़िनिटली हमारा गोल ये होता है कि हम ट्रेनिंग डाटा पे जो है एरर को मिनिमाइज़ कर लें। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर हम रेज़िडुअल नेटवर्क जो है वो यूज़ करते हैं और हम स्किप कनेक्शंस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि अब जो एरर है वो कंटीन्यूअसली डिक्रीज़ ही होगा। ठीक है? तो ये बेसिकली आइडिया है रेज़िडुअल नेटवर्क का। और ये जो पेपर के अंदर 2015 में ये पेपर पब्लिश हुआ था और उसमें ये आर्किटेक्चर प्रपोज़ किया गया था। इसमें 34 लेयर्स थी, ठीक है? और उसमें आप ज देख सकते हैं जैसे कि प्लेन नेटवर्क के अंदर कोई स्किप कनेक्शंस नहीं है, जबकि रेज़नेट के अंदर जो है वो स्किप कनेक्शन जो है वो यूज़ हुए हुए हैं। तो ये बेसिकली आइडिया है रेज़नेट का, जिसमें स्किप कनेक्शंस यूज़ होते हैं, और इसकी वजह से हम जो वैनिशिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट का जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक सॉल्व करने में हमें ये आसानी प्रोवाइड करता है। और इसमें फिर हम ज़्यादा लेयर्स भी 100 लेयर्स या इवन 150 लेयर्स का नेटवर्क भी जो है वो रेज़नेट का यूज़िंग स्किप कनेक्शन जो है वो बना सकते हैं, और वो हमें काफ़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस देता है ऑन ट्रेनिंग। और डेफ़िनेटली फिर हम उसे वैलिडेशन सेट पे जब चेक करेंगे तो वहाँ पे भी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे।